नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ। तो भोपाल में कोविड नियंत्रण के लिए बनाए गए मंत्री समूह के प्रेजेंटेशन पर चर्चा की गई है, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में आज कांग्रेस की बैठक भी हुई है, जिसमें कोरोना काल में आम लोगों की मदद के साथ ही उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। देवास के निमावर सामूहिक हत्याकांड में सरकार ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने आज आरोपियों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया। मध्य प्रदेश में जारी नर्स एसोसिएशन के आंदोलन को जुडा का भी साथ मिल गया है। ग्वालियर में जुडा के पदाधिकारी नर्सों के धरना स्थल पर पहुंचे। 4 तस्वीरें, जहां 4 बड़ी खबरें। इन बड़ी खबरों के माध्यम से बुलेटिन की शुरुआत। तो वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अज्ञानी कहा है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अज्ञान को समाप्त करने के लिए वैक्सीन का कोई डोज तो होता नहीं है। सब देख रहे हैं कि देश में रोज कितनी वैक्सीन लग रही है। उसके बाद भी अगर ऐसी बातें करते हैं तो यह अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है। अब अज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है। और रोज देश में देख रहे हैं हम कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारत सरकार की ओर से सीहोर में बनने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च और ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए बन रहे खेल परिसर प्रदेश के लिए यह अनूठी सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय है। केंद्र सरकार का भी इस दिशा में भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ मंत्रालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि सीहोर में 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए राज्य शासन ने 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है। वहीं ग्वालियर में 170 करोड़ की लागत से बन रहे खेल परिसर के लिए राज्य सरकार ने 34 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू शासकीय सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। 5 मंजिला हॉस्पिटल 30 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है। 200 बिस्तर वाले इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर 50 ICU और बाकी ऑक्सीजन बेड है। हॉस्पिटल का संचालन निजी संस्था करेगी। उद्घाटन के बाद सीएम ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधायक PC शर्मा मौजूद रहे। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में 200 कोविड डेडिकेटेड बिस्तर तैयार हुए, जिनमें से 150 ऑक्सीजन बेड है और 50 ICU बेड है। और मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस अब जिले से लेकर वार्ड स्तर तक वॉलंटियर तैयार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधांशु मित्तल ने भोपाल में जिला प्रभारियों और मंडल प्रभारियों की बैठक ली है, जिसमें तय किया गया कि कांग्रेस कोरोना पीड़ित परिवारों के घर पर उन्हें मिली सरकारी सहायता का ऑडिट करवाएगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सरकार ने कोरोना में आंकड़ों को छुपाया है। ऐसे में कांग्रेस के वॉलंटियर मृतकों के घर जाकर सही आंकड़े भी जुटाएंगे। कांग्रेस ने इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रभारी बनाए, अलग अलग जिलों में प्रभारी रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं उस इलाके के, उन सब की अलग अलग जिलों की बैठक लेकिन दिशा निर्देश दे रहे हैं कि टाइम लाइन के अंतर्गत आपको ये बना के देना। और सीहोर के नसरुल्लागंज में ब्रिज का उद्घाटन करने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधनी के जिस गोपालपुर थाने में सज्जन वर्मा पर FIR दर्ज हुई है, कांग्रेस ने वहां धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने की रणनीति बनाई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सज्जन सिंह वर्मा ने मापदंड को दरकिनार करके पुल का उद्घाटन किया, जबकि किसी भी पुल का उद्घाटन करने के पहले टेस्टिंग होती है। अगर कोई घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होता। वहीं PWD राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने कहा है कि सज्जन सिंह वर्मा को उद्घाटन करने का हक ही नहीं बनता, इसलिए कानूनी कार्रवाई की गई है। पुल का काम पूरा होने से पहले उद्घाटन कर दिया गया, जबकि पुल अभी विभाग को हैंडओवर भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार को नसरुल्लागंज से
गुजर रहे कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वहां के एक पुल का उद्घाटन कर दिया, जिसका उद्घाटन 2 दिन बाद मुख्यमंत्री करने वाले थे। ऐसी 10 FIR कर दे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस पुल के उद्घाटन से खुश है और मुझे गिरफ्तार करना तो बता देना, किस थाने में गिरफ्तारी देना। बुधनी विधानसभा के हजार लोग मेरे साथ गिरफ्तारी देंगे। मापदंड ही है कि उसका 24 घंटे तक लोडिंग टेस्ट होता है पुल का, उसके बाद उसको आवागमन के लिए खोला जाता है। उन्होंने उद्घाटन कर दिया और कोई घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वो मंत्री रहे, उन्होंने इन मापदंडों का पालन क्यों नहीं किया? क्या जल्दी थी, उतावलापन क्या था, ये तो बताना चाहिए ना। हमारे उस पुल का उद्घाटन लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते, गोपाल भार्गव जी करते, हम सब साथ रहते, लेकिन वो इस चीज को भूल गए। और चक्कर देखिए आप, अभी पुल को बन के तैयार नहीं हो पाया, पुल की उस टेस्टिंग नहीं कर पाए, विभाग ने हमको अंडोवन नहीं कर पाया। क्या जल्दी थी इनको, तो इन्होंने जाकर भूमि पूजन कर दिया। और कहीं कोई हादसा हो जाता, उस पुल पर कुछ हो जाता, तो उसकी जवाबदारी किसकी होती? और मध्य प्रदेश में सत्ता और बीजेपी संगठन का फीडबैक लेने के लिए एक बार फिर संघ के बड़े नेता मध्य प्रदेश के प्रवास पर आने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यसूची में मध्य प्रदेश इस समय सबसे ऊपर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 जुलाई को चित्रकूट पहुंच रहे हैं। वो 6 दिन तक यानी कि 13 जुलाई तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भोपाल पहुंच रहे हैं। संघ के शीर्ष नेतृत्व का लगातार मध्य प्रदेश प्रवास ये संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर संघ बड़ी कार्य योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहा है। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस यात्रा को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले मध्य प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में लोगों से फीडबैक भी लेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंदोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, सवाल यह है कि कोरोना की जब ये दूसरी लहर आई थी उससे पहले भी यहां हम देख चुके हैं कि मोहन भागवत आए थे, लगातार फीडबैक लेके गए और संविदा कार्यालय में रुके भी। अब लगातार संघ के बड़े नेताओं का शीर्ष नेतृत्व का मध्य प्रदेश आना, क्या वाकई ये एक बड़ा संकेत है कि कुछ बड़ा बदलाव है या फिर आने वाले चुनाव से पहले फीडबैक लिया जा रहा है? आखिर ये सब दौड़ किस लिए? देखिए, बिल्कुल विजय, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को लेकर संघ ने कोई बड़ी कार्य योजना बनाई है, लिहाजा संघ के बड़े नेताओं का प्रवास लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और अकेला प्रवास नहीं, अगर हम बात करें तो हाल ही में संघ की जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले थे, उसके बाद में संघ के कई बड़े नेताओं का मुख्यालय राजधानी भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिला है। भैया जी जोशी जो शहर कार्यवाह हुआ करते थे, ज्यादातर समय इस समय राजधानी भोपाल में निकाल रहे हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार और संगठन की गतिविधियां बीजेपी की चल रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन संघ के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से एक आदर्श संगठन के तौर पर अपनी पहचान रखता है। और यहाँ पर संघ को जो अपेक्षा सरकार से होती है, लगभग मध्य प्रदेश की सरकार उन अपेक्षाओं को पूरा करती है। संघ के हर एजेंडे को पहले मध्य प्रदेश ने लागू किया है, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण ये दौरे माने जा रहे हैं। मोहन भागवत 8 जुलाई को चित्रकूट आएंगे, तकरीबन 6 दिन तक वो चित्रकूट में रहने वाले हैं। वहां पर संघ के अलग अलग कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, खासकर उनसे उनके मुलाकात के कार्यक्रम है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह भी है कि सह कार्यवाह जो है दत्तात्रेय होसबोले, वो 14 जुलाई को भोपाल आने वाले हैं। संघ का जो अनुषंगिक संगठन है विद्या भारती, जो हमेशा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, सरस्वती शिशु मंदिर की शाखा इसी विद्या भारती के अंतर्गत आती है, उसके मुख्यालय का उद्घाटन, भोपाल के मुख्यालय का उद्घाटन दत्तात्रेय होसबोले करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो बीजेपी के इसी प्रकार जो संघ के प्रचारक भी रहे हैं, उनका इस दिन भोपाल होना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी राजधानी भोपाल में होना और दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की उनकी खबरें, ये बिल्कुल साफ बताती है कि सरकार और संगठन से जुड़े फीडबैक जो है संघ के प्रमुख नेताओं के द्वारा लिया जाएगा। अतः मोहन भागवत की बात करें, इसके अलावा दत्तात्रेय होसबोले की बात करें तो बीजेपी के बड़े नेताओं से चर्चा के बाद हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, खासकर बात करें जो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चर्चाएं देखी गई थी, उस लिहाज से ये प्रवास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को एडजस्ट किया गया है, लिहाजा मूल रूप से संघ के काम करने वाले बीजेपी के खाटे नेता क्या दरकिनार किए जा रहे हैं या उनकी सुनवाई की जा रही है, संघ की जो संगठनों की जो अपेक्षाएं सरकार बनने के बाद में वो कितना पूरी हो पा रही हैं, इस बैठकों के दौरान यह भी तय किया जाएगा। लिहाजा काफी अहम बैठक है और संघ प्रमुख के दौरे के इस मद्देनजर राजनीतिक हलचल जो है वो अब कहीं ना कहीं सुनाई देने लगी है। विजय जी,
शुक्रिया सुधीर, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में सरकार ने विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है और ये बढ़ोतरी केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई है। कोरोना महामारी के कारण बनी स्थिति को देखते हुए कई विधायकों ने स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने की मांग की थी। अब योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। विधायकों को बढ़ी हुई राशि विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के 1,85,00,000 रुपए में कम कर दी जाएगी। विधायक इस राशि से किसी व्यक्ति को अधिकतम 10,000 रुपए और किसी संस्था को 20,000 रुपए ही दे सकेंगे। पहले भी इसकी अधिकतम सीमा यही थी। कोरोना काल में विधायकों ने इसे बड़ी राहत माना है। प्रदेश के ज्यादातर विधायकों ने सरकार से स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने की भी मांग की थी। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। दरअसल ग्वालियर में कल एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह मंच से गिरकर चोटिल हो गए थे। दोनों मंत्रियों के बीच बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। हालांकि दोनों ही मंत्रियों ने इसे सौजन्य मुलाकात बताया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो ऊर्जा मंत्री का हाल जानने आए थे। वहीं मंच के गिरने की घटना पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कई बार व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, हो सकता है मुझे अहंकार आ गया हो और इसलिए यह घटना हुई हो। इस घटना ने मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा दी है। मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने साथी, हम दोनों ग्वालियर के हैं, तो हालचाल पूछने आया था और कोई विशेष बात नहीं, राजनीतिक बात नहीं, जितनी बात हुई पारिवारिक ही हुई है। ये सिर्फ सौजन्य भेंट थी। वो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मेरे लिए आई थी। कल एक मंच से मेरा पैर स्लिप हो गया था, मैं गिर गया था, उसके बारे में चर्चा करने आए। कहीं ना कहीं गिरा हूं तो ये भी त्रुटि होने की संभावना है कि मेरा सेवा करने में भी मेरी में कुछ न कुछ कमी होगी। एक नजर बिग न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी ढेर हो गए हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक भी है। वहीं क्रॉस फायरिंग के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद्य तेल की कीमत बढ़ने पर कहा है कि आवश्यक वस्तुओं पर मंत्रियों का एक समूह होता है जो नियमित रूप से इसकी निगरानी करता है। खाद्य तेल बीज का उत्पादन प्रभावित होने और भारत की निर्भरता इसके आयात पर बहुत अधिक होती है। खाद्य तेल की कीमत बढ़ी है। पिछले पूरे साल रिफाइंड पाम ऑयल का आयात ही नहीं हुआ। अब इसे खोल दिया गया ताकि आयात आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि मंत्री पर कार्रवाई प्रधानमंत्री करेंगे, कोर्ट नहीं। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की आधिकारिक स्थिति पर टिप्पणी कर उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने कहा अगर मंत्री सही नहीं है तो प्रधानमंत्री इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, अदालत कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 6 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीमा पड़ रहा है। कुछ और खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे, बड़ी खबर मिल रही है। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत और तीरथ सिंह ने संवैधानिक संकट का हवाला दिया है और इस कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। शायद ये अब खबर सामने आ रही है कि तीरथ सिंह हट सकते हैं। तीरथ सिंह ने संवैधानिक संकट का हवाला दिया है। और अब बात उस शहर की जो अब तक अपनी अच्छाइयों की वजह से नंबर 1 था, मगर एक के बाद एक कई घोटाले उजागर होने के बाद भ्रष्टाचार में अव्वल आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की, जिस पर लगे भ्रष्टाचार के दाग ने गरीबों की बस्तियों में अंधेरा तो किया ही है, सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था को भी उजागर किया। कैसे, हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए। इंदौर के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग, बिजली के नाम पर गरीबों को झटका, 3 साल में 100 करोड़ का गबन। इंदौर में केंद्र सरकार की आईडीपीएस यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। इस योजना के तहत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को
गरीब तबके की बस्तियों में बिजली के पोल, केबल और ट्रांसफार्मर लगाने थे, लेकिन ठेकेदार कंपनी ने बिजली अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर योजना के तहत मिले पोल, केबल और ट्रांसफार्मर प्राइवेट कॉलोनाइजर को बेच दिए। विभाग से बिल भी पास करा लिया। इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में शेमा पावर कंपनी और आईडीपीएस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अशोक शर्मा ने भूमिका निभाई, जिसके कमीशन को लेकर मोल भाव करते ऑडियो भी वायरल हुआ था। घोटाला उजागर होने के बाद निजी कॉलोनियों में लगे बिजली के खंभों को हटा दिया गया या फिर पोल पर लिखे कंपनी के नाम को हटाने की कोशिश की गई है। जो खंबे गरीब तबके की कॉलोनियों में लगने थे, लेकिन वही खंबे बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलोनियों में जा पहुँचे। दरअसल इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो बिजली अधिकारी है उनकी मिलीभगत रही है। और आईपीडीएस योजना के तहत महामाया कंपनी ने जो बिजली के पोल हैं और केबल है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। महामाया कंपनी के ही आईपीडीएस योजना के तहत ये पोल लगाए गए थे और ये पोल इस वक्त एक प्राइवेट कॉलोनी में देखे जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और इंदौर डिवीज़न में नहीं बल्कि जो आसपास के डिवीज़न है वहाँ पर भी इस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। घोटाले की शिकायत आला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद 13 इंजीनियर से जवाब तलब किया गया। वहीं क्षेमा पावर से 3 करोड़ की वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अब तक ना तो वसूली हो पाई और ना ही किसी बिजली अधिकारी पर कार्रवाई हुई, जबकि ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का है। जो तत्कालीन एसी थे उनको नोटिस जारी किया गया था। तत्कालीन D2 और 9 नंबर सहायक यंत्री और 2 जेई लगभग इनको नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही जो कमी पैसे की पाई गई थी कि जिसमें लगभग इतने रुपए का डिफरेंस है, तो उसके लिए संबंधित फर्म को भी नोटिस प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईपीडीएस के द्वारा जारी किया गया है। आईडीपीएस घोटाले को केवल इंदौर जिले में ही नहीं बल्कि इंदौर उज्जैन संभाग के दूसरे जिलों में भी अंजाम दिया गया है। गरीबों की कई बस्तियों में आज अंधेरा है और यह अंधेरा तभी छटेगा जब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।